अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लेक्चर नंबर 20 में। आज के लेक्चर का जो मेन टाइटल है वो है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ये इसका पार्ट 6 है। आज के लेक्चर में टॉपिक हम कवर करेंगे वो टॉपिक नंबर 107 से लेके 111 होंगे। इस लेक्चर में जो नोट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ हाईलाइटेड, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वो नोट्स कैसे आप मुझसे ले सकते हैं, इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड में इंशाल्लाह मैं बताऊँगा आप किस तरीके से मुझसे वो नोट्स ले सकते हैं। तो आज के लेक्चर में टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, उसमें जो 107 टॉपिक है वो है जियान पैगेट कंजक्टिव डेवलपमेंट स्टेज 6 एंड 108 है स्टेज 7। ये पिछले लेक्चर से स्टेजेस चलती हुई आ रही हैं। 5 स्टेजेस हमने पीछे डिस्कस कर दी थी, 6 और 7 ये वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक और कंजक्टिव डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट की बात होगी, वो है लेव वाइगोट्स्की। इनके पार्ट 1, 2, 3 जो है रिस्पेक्टिवली 109, 110 और 111 टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने हैंडआउट्स की जानिब। तो जैसे हम पीछे जियान पैगेट के बारे में बात कर रहे थे, तो इनके हमने 5 स्टेजेस पढ़ लिए थे। यहाँ से छठे स्टेज की बात हो रही है। छठे स्टेज का जो मेन टाइटल है वो है कंक्रीट ऑपरेशनल रिवर्सिबिलिटी मीन्स, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल से मुराद ये है कि पीछे ये बता रहे थे कि जो स्टूडेंट है, जो चाइल्ड है, वो जैसे जैसे स्टेजेस में डेवलप होता रहता है तो उसकी जो है वो काम करने की सलाहियत और उसकी पढ़ने की सलाहियत और उसकी ज़हनी सलाहियत और उसकी फ़िज़िकल कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती हैं। तो छठी स्टेज है, तो इसमें वो बोल रहे हैं कि वो अब जो चाइल्ड है वो इस काबिल हो जाता है कि वो कंक्रीट ऑपरेशनल जो हैं वो कर सकता है। तो उसमें वो रिवर्सिबिलिटी की एग्जाम्पल दे रहे हैं। रिवर्सिबिलिटी को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को रिवर्स में करना। एन एक्शन कैन बी अनडन और रिवर्टेड टू इट्स प्रीवियस स्टेट, यानी कि कोई भी एक्शन जो कि पीछे किया जा सकता हो या ना किया जा सकता हो, जो उसको पिछली स्टेज में लाया जा सकता हो। तो इसके लिए एक सर्टेन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है और ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। इसकी ये मिसाल यहाँ पर क्या दे रहे हैं कि आप बॉल ऑफ क्ले, यानी कि आपने देखा होगा कि गांव देहात के अंदर क्या होता है, अब तो शायद ये रिवायत बहुत कम हो गई है, कि वो मिट्टी से मुख्तलिफ़ किस्म के सांचे बनाया करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि गुल्लक आते हैं, मिट्टी के मटके आते हैं या घड़े जिसको बोलते हैं, वो आते हैं। तो वो मिट्टी पे बनाते हैं, मिट्टी का गारा सा बनाया जाता है। उसके बाद एक गोल घूमने वाली चीज़ होती है, उसको डंडे से घुमाया जाता है, उसके ऊपर मिट्टी से जो है वो शक्ल बनाई जाती है। तो उसको अगर आप तोड़ दें तो उसको दोबारा बना लिया जाता है, यानी कि वो अगर सही नहीं बनती तो जब वो मिट्टी गीली होती है उसमें पानी डाल के दोबारा मिट्टी को गूंद लिया जाता है और दोबारा बना लिया जाता है। तो ये रिवर्सिबिलिटी कहलाती है कि अब जो है वो बच्चा जो है वो इस तरफ डेवलप होना शुरू हो जाता है कि उसको रिवर्सिबिलिटी की चीज़ें समझ में आती हैं कि अगर एक काम उसने गलत कर दिया तो उसको ठीक किया जा सकता है। यहाँ से आप एग्जांपल ले सकते हैं। अगर उसने, आप देखते हैं कि पहले मैथ की जो हमारी बुक्स आती हैं अर्ली स्टेजेस में, उसमें जो डॉटेड लाइंस में जो हैं वो वर्ड्स लिखे हुए होते हैं और उस पर हाथ फेर के वो बना रहे होते हैं। और दूसरा, आगे जब अगली स्टेज में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वो जो डॉटेड लाइन में वर्ड्स लिखे हुए होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं और बगैर डॉटेड लाइंस के चाइल्ड को हम बोलते हैं कि आप ABCD लिखें। तो वो लिखता है, तो वो गलत लिख देता है। तो उसमें क्या होता है, पेंसिल के साथ एक रबड़ होती है, वो रबड़ से मिटा के उसको दोबारा करने को बोलते हैं कि नहीं आपने गलत शेप बनाई, दोबारा कर दें। या इसकी एक और एग्जांपल ये भी हो सकती है कि आप जो हैं वो ड्राइंग्स की बुक आती हैं, ड्राइंग्स में डॉटेड लाइंस होती हैं। तो एक तरफ वो एलिफेंट के ऊपर पिक्चर दी हुई होती है और नीचे डॉटेड लाइन में एलिफेंट की पिक्चर दी हुई होती है और बच्चे को कहा जाता है कि इसके ऊपर हाथ फेरते जाएं और ये एलिफेंट बन जाएगा। तो वो हाथ फेरते हैं, उसके साथ बिल्कुल ब्लैंक स्पेस दिया हुआ होता है कि वहाँ पर उसने खुद दोबारा से हाथी बनाना होता है। तो ऐसे कुछ बच्चे बहुत अच्छा बना लेते हैं, कुछ नहीं बनाते। और जैन पैगेट भी यही कहते हैं कि ज़रूरी नहीं, उनकी एजेस जो हैं स्टेज वाइज मूव करती हैं, जैसे एजेस वाइज मूव करती हैं। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं 7 to 11 ईयर, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं सॉरी, वो ये भी कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इस ये स्टेज 4 जो है वो 7 से 11 शुरू होगी, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे जल्दी भी कर सकते हैं और कुछ बच्चे थोड़ा लेट भी कर सकते हैं। उसके बाद उसकी कुछ एक्विजिशन की एग्जांपल दी जा रही है। एक्विजिशन क्या होती है, द एक्ट ऑफ एक्वायरिंग समथिंग, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। यानी कि इसका मतलब एक्विजिशन का सिंपल ये होता है कि कोई चीज़ को हासिल करना एक लीगली वे में और एक नॉलेजेबल तरीके से। अब इसमें एक्विजिशन प्रॉपर्टी भी हो सकती है कि आपने किसी की जायदाद को कब्ज़ा कर लिया, हथिया लिया या उसको ख़रीद लिया और प्रॉपरली अपने नाम पे कर लिया। तो ये थोड़ी सी वोकैबुलरी डिफरेंस हो सकता है कि, लेकिन एक्विजिशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि नॉलेज को एक्वायर करना। अब नॉलेज किस तरीके से एक्वायर करते हैं कि डिस्टिंक्शन बिटवीन वंस एंड अदर पर्सपेक्टिव, यानी कि एक दो लोगों के दरमियान जो है वो फ़र्क हो सकता है। रिकॉग्निशन दैट वंस ऑन थॉट एंड फीलिंग में बी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर एंड डू नॉट नेसेसरी रिफ्लेक्ट रियलिटी, यानी कि एक बंदे की सोच में दूसरे बंदे की सोच में फ़र्क हो सकता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि उन दोनों में से एक अगर कोई सैयारों की बात कर रहा है या खलाओं की बात कर रहा है तो वो रियलिटी, आप उसको रियलिटी समझ लें, ऐसा कुछ नहीं हो सकता।
तो यहाँ पे टीचर्स को ये समझाया जा रहा है कि EDO 101 मेन फोकस करता है टीचर्स पे कि हाउ टू एजुकेट अ चाइल्ड इन एन इफेक्टिव वे, कि एक बच्चे को आप कितने इफेक्टिव वे में पढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे बता रहे हैं कि दो बच्चे जो हैं उनके दरमियान फ़र्क हो सकता है, एक की सोच और हो सकती है, एक की सोच और हो सकती है। ये इसके पीछे वजूहत क्या हो सकती हैं कि किस बैकग्राउंड से निकल के वो आ रहे हैं। बच्चे जो हैं वो एम्प्टी दिमाग के साथ क्लास में नहीं आते, वो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं अपने माहौल से, जहाँ वो रह रहे हैं या वो जिन दोस्तों में बैठते हैं बच्चों में, या उनके पेरेंट्स जो हैं, ये सारी चीज़ें उन पर इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। तो टीचर को जो है वो इस चीज़ को देखना चाहिए, एक बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ है तो उनको पढ़ाते हुए हर जैसा बच्चा है वैसी ही उस पर मेहनत करनी चाहिए। अगर एक बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो उस पर ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। एक बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा है तो उसको, वो तो अच्छा है लेकिन आपने दूसरे को भी अच्छा बनाना है, तो उसको थोड़ा कम टाइम दे के आप वो टाइम दूसरे को दे सकते हैं, क्योंकि टीचर के पास एक पीरियड में अगर 1 घंटा है तो 1 ही घंटा है। एबिलिटी टू क्लासीफाई ऑब्जेक्ट एज बिलोंगिंग टू और मोर कैटेगरी सिमिल्टेनियसली, यानी कि यहाँ पे ये जो हैबिट है या ये सलाहियत जो है, ये स्किल बच्चों में डेवलप होना शुरू हो जाती है कि एक ऑब्जेक्ट जो कि एक ही क्लास से बिलोंग करता है या एक ही जैसा दिखता है लेकिन वो दो अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करता है। जैसे कि आप मिसाल ले लें फुटबॉल बॉल की और क्रिकेट बॉल की और रग्बी की बॉल की, तो तीनों बॉल्स जो हैं वो डिफरेंस होती हैं लेकिन तीनों बिलोंग तो किसी प्लेइंग फील्ड से ही करती हैं। Conversation realization that amount stays same if nothing is added taking away regardless of alternation in shape and arrangement। यानी कि यहाँ पे बच्चों को ये भी पता चलता है कि जैसे हमने पिछले लेक्चर में मिसाल ली थी कि एक गिलास जो है वो थोड़ा लंबा है और एक गिलास थोड़ा छोटा है, लेकिन जो गिलास लंबा है उसमें भी उतना ही पानी आएगा, जो छोटा गिलास है उसमें उतना पानी आएगा, क्योंकि उसकी विड्थ ज़्यादा है और जो लंबा गिलास है उसकी विड्थ कम है। तो आपको अगर पिछले आप स्टेज 5 या 4 में ये कह रहे थे पियाजेट कि अगर आप बच्चे को दिखाएंगे तो वो बड़ा वाला गिलास पिक कर लेगा ये सोच के कि इसके अंदर ज़्यादा चीज़ है, लेकिन अगर आप इस स्टेज पे वो बोल रहे हैं कि इस आप बच्चे को ये समझ में आना शुरू हो जाता है कि अमाउंट जो है वो सेम रहता है, अगर उसकी शेप वगैरह वो चेंज हो जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद टॉपिक नंबर 7 है, टॉपिक नंबर 108 है, जिसमें 7 स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशन। फॉर्मल ऑपरेशन से मिला है चाइल्ड इज़ नाउ आस्क क्वेश्चन ही नीड रीजन वाई ही इज़ डूइंग दिस और दैट, यानी कि अब जो है वो फॉर्मल ऑपरेशंस में बच्चा जो है वो क्वेश्चन सोचना शुरू कर देता है, वो आपसे पूछना शुरू कर देता है। ही इज़ एबल टू यूज़ लॉजिक एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ये डेफिनेशन है कि चाइल्ड जो है वो आप सवाल करता है कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। ही इज़ क्वेश्चन प्रीवियसली एक्सेप्टेड थॉट आइडिया एंड वैल्यूज़, यानी कि अब वो जो है वो पूछ रहा। पहले आप उस बच्चे को कहते थे कि बस ये इस पर आप लिखते रहो और इस तरीके से करते रहो, तो वो इजीली आपकी बात मान के और वो काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अब जो है वो क्वेश्चन करना शुरू करता है कि मैं ये काम क्यों करूँ, या आप मुझसे ये क्यों करवा रहे हैं, या ऐसा क्यों हो रहा है। कि इवन आपने देखा होगा कि बच्चे इतने सवाल करते हैं, अगर आपके घर में भी बच्चे हैं, आपके अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चे हैं, या अगर आप मामू हैं या फुप्पो हैं या खाला हैं या आंटी हैं तो आपके भी बच्चे हैं, तो आप देख सकते हैं कि बच्चे कितने ज़्यादा सवाल करते हैं कि आप बिल्कुल जो है वो थक हार हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं जवाब दे दे के। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेसिंग प्रायर नॉलेज, यानी कि प्रायर नॉलेज क्या होती है कि चिल्ड्रन कैम फ्रॉम होम टू हैव सम नॉलेज डोंट रिपीट ऑलरेडी लर्न थिंग, यानी कि बच्चे जब घर से आ रहे होते हैं तो वो कोई ना कोई चीज़ देख रहे होते हैं। अगर वो कार्टून्स देखते हैं तो उनसे बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, अगर वो पेरेंट्स से बात कर रहे होते हैं वो बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, तो ये सारी चीज़ें बड़ा इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑल चिल्ड्रन, कंजैक्टिव डेवलपमेंट है कि ऑल चिल्ड्रन है आर डिफरेंट, द सेम मेथड कैन बी फिट फॉर एवरी चाइल्ड, यानी कि जब सब बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, एक जैसे नहीं होते, तो सारे जो मेथड्स हैं टीचिंग के वो एक जैसे ही सब बच्चों पे कैसे अप्लाई हो सकते हैं। तो टीचर को मुख्तलिफ मेथड्स अपनाने पड़ेंगे ये करने के लिए। जैसे प्रोपोर्शनल रीजनिंग देनी पड़ेगी, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रैक्शन, परसेंटेज, डेसिमल एंड रेशो। यहाँ पर उनको समझ कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़े बहुत अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। फ्रैक्शन से रिलेटेड जो डॉट होता है, परसेंटेज से रिलेटेड, डेसिमल एंड रेशो से रिलेटेड। एबिलिटी टू इन्वेशन अल्टरनेटिव to current social and political practice sometime with little regard for what is realistic possible in a given time frame, यानी कि आप जो है टीचर जो है वो मुख्तलिफ आइडियाज़ जो है वो यूज़ कर सकता है। यानी कि उनको करंट सोशल और पॉलिटिकल प्रैक्टिस, जैसे कि एक सियासी प्रैक्टिस, यहाँ पे वो वाली पॉलिटिक्स से मुराद नहीं, यहाँ से मुराद है कि बच्चों को रिवार्ड दे दिया अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया है, या उनको सोशली जो है 2 बच्चों को ग्रुप में बना दिया कि जो अच्छा काम करके लाएगा उसको टॉफ़ी मिलेगी या चॉकलेट मिलेगी। इस तरीके के काम जो है वो टीचर अडॉप्ट करके पॉलिटिकली और आइडियली जो है वो सोशली बच्चों को जो है वो एजुकेशन की तरफ प्रमोट कर सकते हैं।
लेव वाइगोट्स्की यहाँ पर जो है वो हमारा जैन पियागेट का ये इंपॉर्टेंट हो गया है, ख़त्म हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में जैन पियागेट। ये मुमकिन है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर आपका 5 नंबर का ये सवाल आ जाए, तो ये आप लाजमी कीजिएगा कि जैन पियागेट के 7 स्टेजेस को जो है या 3 स्टेजेस को अपनी उसमें जो है वो रिपीट करें कि उन्होंने क्या बोला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लें, ये आ सकता है। उसके बाद लेव वाइगोट्स्की हैं, ये भी सेम इंपॉर्टेंस का हामिल है। ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। वेस्ट ने इनके आर्टिकल्स वगैरह जो हैं वो पब्लिश किए हैं 1962 में। थ्योरी ऑफ सोशो कल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि इनका मानना ये था, जैसे पियागेट ने जो है वो पियागेट ने जो है वो स्टेजेस के ऊपर बात की। ये जो बोलते थे कि बच्चे जो है वो ग्रुप्स में ज़्यादा स्टडी अच्छी करते हैं। आज जो हमारे यहाँ इवन आज भी हमारे यहाँ जो है वो ग्रुप स्टडी को बहुत फोकस किया जाता है। आप अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे हो तो आपको ये कहा जाता है कि ग्रुप में प्रेजेंटेशन होगी या आप ये टास्क जो है वो ग्रुप में शेयर करें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में भी आप LMS खोलेंगे तो जो मास्टर्स लेवल पे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर एक एक्टिविटी का टैब बना हुआ आता है। तो उस एक्टिविटी में मुख्तलिफ स्टूडेंट को इंगेज किया जाता है और उनको ग्रुप लेवल पे एक्टिविटीज़ वगैरह असाइन की जाती हैं। कल्चर रिक्वायर्ड स्किल टू लैंग्वेज, आर्ट, काउंटिंग सिस्टम, यानी कि लैंग्वेज से मुराद जो है चाइल्ड वाज देयर मदर टंग, यानी कि एक बच्चा जो है वो अपनी मादरी ज़बान जो घर में बोली जाती है, जैसे कि पंजाबी है, पश्तो है या दूसरी ज़बानें हैं, तो वो बच्चा देखें वो बहुत मुश्किल ज़बान भी होती है, तो वो बच्चा को सीखने के लिए स्कूल नहीं जाना पड़ता, तो वो घर से ही सीख लेता है। एंशियंट सिविलाइजेशन, वेल आर्ट, दे आर अमेजिंग, यानी कि आप जो पुरानी सिविलाइजेशन देखें, जो मिस्र के जो दरियाफ्त होते हैं, पिरामिड और दूसरी चीज़ें, तो जब उनके अंदर साइंटिस्ट वगैरह गए हैं, हिस्टोरिशन जो होते हैं जो हिस्ट्री को ऊपर काम करते हैं, वो जब गए हैं तो उन्होंने देखा है कि इतना अच्छा उन्होंने आर्ट बनाया हुआ है और सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। तो उस ज़माने में स्कूल इतनी तरक्की तो नहीं होती थी, लेकिन वो कल्चरल की बेसिस पे देखें कितना अच्छा उन्होंने सिस्टम बना लिया। काउंटिंग सिस्टम, यानी कि नंबर्स जो है वो काफ़ी पहले से एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि अब जो दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेजेस बन गई है। अब हम जो है दूसरे कल्चर्स भी इजीली जो है समझ सकते हैं। लेव वाइगोट्स्की टू एक्सप्लेन कम्प्लेक्स लर्निंग थ्रू गाइडेड पार्टिसिपेशन, यानी कि अब यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं। कम्प्लेक्स लर्निंग जो है वो गाइडेड पार्टिसिपेशन के ज़रिए समझ में आती है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि हाउ चिल्ड्रन लर्न कम्प्लेक्स लर्निंग, कि चिल्ड्रन किस तरीके से कम्प्लेक्स लर्निंग सीखते हैं। द चाइल्ड मस्ट हैव टू पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस एंड देन द चाइल्ड हेल्प इन लर्निंग प्रोसेस गाइडेड, यानी कि चाइल्ड को जो है आप टीचर, एज अ टीचर आप जो है वो बच्चे को एक चीज़ जो पढ़ा रहे हैं तो उसमें उससे पार्टिसिपेट करवाएं। जैसे बहुत से टीचर जो होते हैं वो क्या बोलते हैं कि भाई आपने मुझसे सवाल लाजमी करना है। तो उसमें क्या होता है, हमेशा स्कूल में हमारे साथ क्या होता था, हम जब हम 1, 2 या 3 क्लास में होते थे तो हम जब बैठे हुए होते थे तो हम सवाल नहीं कर रहे होते, तो टीचर बोलते हैं कि इसमें सबसे अच्छा सवाल कौन करेगा। तो बहुत से बच्चे हाथ उठाते थे, तो जो बच्चे हाथ उठाते थे टीचर उसको नहीं खड़ा करता था। आप बिल्कुल कोने में छुप के बैठे होते थे कि मेरा नाम ना आ जाओ, टीचर आपको ही खड़ा करता था, हालांकि आपने हाथ भी नहीं उठाया होता था। तो टीचर जो है वो गाइडेड पार्टिसिपेशन, आपकी पार्टिसिपेशन, वो बच्चा जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा उसको पार्टिसिपेट करवाए, और उसको जो परेशानी होगी जैसे ही वो पार्टिसिपेट करेगा तो वो गलत सवाल पूछेगा, तो उससे टीचर को रियलाइज़ हो जाएगा कि इसकी लर्निंग यहाँ पे ठीक नहीं है, तो टीचर उस पर ज़्यादा मेहनत करेगा और उसको पढ़ाएगा। एक्सप्लेन थिंग दैट आर टॉट रेदर देन डिस्कवर्ड, रीडिंग, राइटिंग एटसेट्रा, यानी कि वी मस्ट हैव टू फोकस द डिस्कवरी एस्पेक्ट सो दैट स्टूडेंट कैन लर्न इन इफेक्टिव वे, यानी कि आप स्टूडेंट को जो है वो लॉजिकल टास्क दें कि आप देखें सूरज जो है वो सुबह उगता है और शाम में जो है वो जाके जो है वो गुरूब हो जाता है। तो आप इन तरीके की चीज़ें जो हैं, सवाल जो हैं वो बच्चे से पूछ सकते हैं कि भाई आप एक डिस्कवर मेथड के थ्रू पढ़ा सकते हैं, लॉजिकल मेथड के थ्रू पढ़ा सकते हैं, ना कि आप उनको रीडिंग करवाएं और राइटिंग करवाएं और छोड़ दें। तो एक आपने एक जो है वो विगोट्स्की का ये कहना था कि डिस्कवरी मेथड आप यूज़ करें, उससे बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। अवेयर टू शेयर द थिंकिंग लोड, शेयर द थिंकिंग लोड के क्या मतलब है, गिव हिंट एंड गाइड द स्टूडेंट और चाइल्ड डिस्कवर द करेक्ट आंसर और द सोल्यूशन बाय इट्स सेल्फ, यानी कि शेयर द थिंकिंग लोड, यानी कि आप बच्चे को एक सवाल दे दें या एक चीज़ आप एक टास्क दे दें और बोलेंगे इसको जो है वो सॉल्व करके लाए। अब वो बच्चा आपको बोलेगा ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा, तो आप उसकी हेल्प करेंगे, ये देखें ये ऐसे हो जाएगा, एक स्टेप बता दें, दूसरा स्टेप उसको खुद करने को बोलें, दूसरे स्टेप में पढ़े तो गाइड कर दें। तो ऐसे क्या होगा कि उसका थिंकिंग का जो लोड है, उसका जो वो सॉल्व कर रहा है उसके लोड को आप शेयर करें, लेकिन पूरा उसको सोल्यूशन करके ना दे दें। हेल्पिंग अ नोवाइस अकम्प्लिश है कम्प्लेक्स टास्क जो है उसके अंदर उसकी हेल्प कर दें। टीचर फर्स्ट गाइड द स्टूडेंट एंड देन गो टू द एग्जैक्ट पॉइंट, यानी कि टीचर 100% एज अ टीचर आपने
स्टूडेंट को पुश करना है उसकी लिमिट्स तक, ऑप्टिमम लेवल तक, कि वो काम करे करे करे, और जब वो नहीं कर पा रहा तो फिर उसकी हेल्प कर देनी है। असिस्टिंग कैन बी फिजिकल और मेंटल एंड कम फ्रॉम अडल्ट और पीयर्स, यानी कि असिस्टेंट जो है आप उसकी हेल्प किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि फिजिकली हेल्प कर सकते हैं। अगर आपने उनको कोई एक्सरसाइज करने की दी है, फिजिकल एक्सरसाइज है, और वो नहीं कर पा रहे तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको करके दिखा सकते हैं, और उनको पुशअप करने में हेल्प कर सकते हैं। या मेंटली आप उनकी हेल्प कर सकते हैं कि ये देखें ये सवाल ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, इस सवाल का जवाब ये है। तो हेल्प कौन कर सकता है? अडल्ट्स, या तो उनके बड़े, या तो फिर पीयर्स, टीचर, पेरेंट्स वगैरह, या घर में बड़े भाई वगैरह हेल्प कर सकते हैं। स्कार्फ फोल्डिंग ये एक टेक्निक है वेयर द मोर नॉलेजेबल अदर प्रोवाइड सम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि स्कार्फ फोल्डिंग एक टेक्निक है जिसमें टीचर जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की। ये आगे जो लेक्चर्स में जो है वो डिटेल्ड के साथ आएगा, तो इसको हम वहाँ देख लेंगे। उसके बाद टॉपिक नंबर 111 है लेन वेस्ट की। उसके बाद ये कह रहे हैं वेगोसी डेवलप द थ्योरी ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि लेव वेगोट्स्की ने एक थ्योरी डेवलप की थी जिसका नाम था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन यानी कि एक बच्चे का लेवल जहाँ तक वो स्टडी कर सकता है, लर्न कर सकता है। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? जैसे पर्टिकुलर एरिया को यहाँ पर जोन है, प्रॉक्सिमल जो है वो बेस्ट है, डेवलपमेंट जो है वो ग्रो। तो यानी कि बेस्ट एरिया ऑफ अ स्टूडेंट इन विच ही डेवलप और ग्रो, वेयर अ लर्नर ऑन देयर ऑन विद द हेल्प ऑफ नॉलेजेबल पर्सन डज अ टास्क। यानी कि अगर ये प्रॉक्सिमल जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये है कि एक टीचर ने स्टूडेंट को टास्क दिया और वो इसको कर रहा है, तो ऑप्टिमल लेवल कहाँ तक है? जहाँ तक वो खुद कर सकता है। तो जहाँ तक वो खुद कर सकता है तो वो उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो गया, उसमें टीचर उसको हेल्प कर देगा। तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो टीचर इसमें हेल्प करेगा। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन वेदर अ लर्नर इज डेवलपमेंटली ऑन देयर ओन एंड वेयर अ लर्नर कुड बी द हेल्प ऑफ जोन मोर नॉलेजेबल अदर्स। यानी कि जैसे मैंने बताया आपको कि ये जोन वो है जहाँ पर एक बच्चा खुद अपने आप से बहुत सी चीज़ें कर सकता है, और इस जोन को डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट कहाँ से होगी? कि जब एक नॉलेजेबल पर्सन, टीचर, पेरेंट्स या घर का बड़ा भाई अडल्ट उसकी हेल्प करे कि और आगे तक वो उस टास्क को कर सके। अब मोर नॉलेजेबल अदर कैन बी एन अडल्ट और पीयर, वही बात बोल रहे हैं कि मोर नॉलेजेबल अदर या तो पेरेंट्स हो सकते हैं या तो कोई घर में बड़ा भाई अडल्ट हो सकता है। हेल्पिंग अ लर्नर इन दिस वे टू स्कार्फ फोल्ड देयर लर्निंग, यानी कि स्कार्फ फोल्डिंग अकर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन मेडिएटेड बाय लैंग्वेज। द चाइल्ड मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर इज सेइंग, यानी कि यहाँ पे इंटरनलाइजेशन और प्रोसेस लैंग्वेज से मुराद ये है, एक तो ज़ुबान हो सकती है कि एक बच्चे क्लास में जो है वो कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा, एक आप अगर अपने बच्चे को, हर कोई चाहता है कि हम एक डेवलप्ड स्कूल के अंदर अपने बच्चे को दाखिल करवाएं। अब एक मिसाल ले लें कि आप जो हैं वो एक गांव में रहते हैं और लाहौर के करीब हैं आप, और लाहौर में एक बहुत अच्छा स्कूल है, आपने सिटी स्कूल आप मिसाल ले लें, वहाँ पे आपने अपने बच्चे को दाखिल करवा दिया। अब वो पूरा दिन तो गांव में रह रहा है, पला बड़ा भी वो गांव में है, यानी कि 3 साल 4 साल 6 साल जितनी भी उसकी एज हो गई है। अब जब आप उसको स्कूल में डालेंगे तो वहाँ पे हो सकता है टीचर और दूसरे बच्चे जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हों, और हमारा बच्चा जो है उसको इंग्लिश समझ में ना आती हो, तो वो किस तरीके से समझेगा उन चीज़ों को। तो जब हम बच्चे के लिए स्कूल का डिसीजन ले रहे होते हैं तो डिसीजन हम पहले ले लेते हैं कि हमने इसको उस स्कूल में भेजना है, तो उस स्कूल में जाके जिन चीज़ों को उनको फेस करना पड़ेगा वो चीज़ें भी आपने उसको देनी। तो ये स्कार्फ फोल्डिंग की टेक्निक कहलाती है। तो ये टीचर को पता होना चाहिए और एज अ रिज़ल्ट हम पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई अगर कमेंट्स है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। रही ये हैंडआउट्स की, ये हाईलाइटेड नोट्स की बात, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप मेरी टीम के किसी भी बंदे से कांटेक्ट करके आप जो है वो ये नोट्स ले सकते हैं। फिर फेसबुक पेज का लिंक भी मौजूद है, आप फेसबुक पेज लाइक करके वहाँ से भी ले सकते हैं हमसे। तो जो तरीका आपके, और ईमेल आईडी में मौजूद है, आप ईमेल करके भी मुझसे ये ले सकते हैं। तो जो तरीका आपके लिए सूटेबल है वो कर लें। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, तो और बेल आइकन को लाजमी दबा दें। सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाने से फ़ायदा ये होगा, अब मिड टर्म कम्प्लीट है, बिल्कुल आने वाला है, तो हमारी कोशिश है कि मिड टर्म से रिलेटेड जो है MCQs हैं और जो सारी चीज़ें हैं वो फाइल्स हम अपलोड करते हैं। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही फ़ाइल हम अपलोड करेंगे तो वो आप तक फ़ाइल पहुंच जाएगी और आप वो देख के अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।